क्या आपका बच्चा बात बात पे गुस्सा दिखाता है, हर बात पे नियम का उल्लंघन करता है, घर के अनुशासन को तोड़ता है? इतना ही नहीं, स्कूल से भी अब उसके शिकायत आने लगे हैं। हर पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर उसकी समस्याओं को लेकर आपके सामने चिंता व्यक्त करता है। वो अपने से छोटे उम्र के बच्चों को जब भी हो अकेले में दबोच देता है, पीट देता है, बुली करता है, कभी भी होमवर्क पूरा नहीं करता है, टीचर्स के साथ, माता पिता के साथ, अपने बड़ों के साथ बदतमीजी करता है, जानवरों, छोटे जानवरों के साथ क्रूरता का प्रदर्शन करता है। और अगर उसके थोड़े भी उसके मन के खिलाफ कुछ भी होता है, तुरंत वो एग्रेसिव हो जाता है। एग्रेशन इस हद तक होता है कि ना सिर्फ तोड़ फोड़ करता है, चीज़ों को नुकसान करता है, कि कभी कभी वो हिंसा का इतना खतरनाक रूप हो जाता है कि किसी के लिए जानलेवा भी हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति में उसके द्वारा किसी की हत्या तक हो सकती है। ऐसी गंभीर स्थिति आ जाती है। अगर इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है, इसकी शुरुआत क्यों होती है, क्या इसका इलाज संभव है, आखिर इसमें होता क्या है? आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर इस चैनल को यानी पॉजिटिव हेल्थ सेंटर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कंडक्ट डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक समस्या है जिसका शिकार मेनली बच्चे ही होते हैं। यानी 10-12 वर्ष की उम्र के बीच में ये समस्याएं आ जाती हैं। जन्मजात समस्या हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पनपता हुआ ज़रूर रहता है। और हाँ, ये सारी चीज़ों का जो मेन बात है कि इसमें उसका व्यवहार, उसका आचरण है, उसमें विकार आ जाता है। इसलिए इसको बिहेवियर प्रॉब्लम के रूप में भी हम कह सकते हैं। मूल जो समस्या है आक्रामक व्यवहार, हिंसात्मक व्यवहार, बदतमीजी, रूल का हर नियम का उल्लंघन करना, बड़ों की बात को नहीं मानना, छोटों को प्रताड़ित करना, निर्दोष, कमज़ोर, चाहे वो पशु हो या व्यक्ति हो, उनको सताना, तरपाना, चीज़ों को, संपत्ति का नाश करना, ये सारे लक्षण इसमें आते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की जो बात करते हैं, DSM-5 जो एक इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसमें मेंटल डिजीज़ को कैटेगराइज किया गया है, उसमें इसके जो डायग्नोसिस की बातें की गई हैं उसको समझ के आपको इस डिजीज़ को समझना आसान होगा, जिसको मैंने एक जगह लिख रखा है। सबसे बात इसमें यह है कि कुल 15 लक्षण होते हैं जिनमें कम से कम 3 का प्रेजेंट होना कम से कम 1 साल तक लगातार इसके डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है, और 6 महीने तक कम से कम 1 सिम्टम का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है और पीड़ित व्यक्ति की आयु 13 वर्ष से कम है तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर का मरीज कहलाता है। 10 वर्ष से पहले अगर ये सारे सिम्टम होते हैं तो इसको अर्ली ऑनसेट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। 10 वर्ष से अधिक उम्र में अगर ये होता है तो इसको कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं। स्कूल से भागने के लक्षण अगर 13 वर्ष से पहले होता है तो भी ये कंडक्ट डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। मुख्य रूप से ये जितने 15 सिम्टम्स हैं इनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें पहला है अग्रेसिव फॉर पीपल एंड एनिमल, दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, तीसरा डिसीटफुल ऑफ द थेफ्ट, चौथा सीरियस वॉलेशन ऑफ रूल्स। जो पहला है यानी अग्रेसिव फॉर पीपल एंड एनिमल, इसके 7 प्रकार हो सकते हैं, 7 तरीके से हो सकता है। पहला बुलिंग,
दूसरे को थ्रेट करना, धमकी देना। प्रायः बच्चे अपने क्लासरूम में छोटे बच्चों को या जो उससे कमज़ोर पाते हैं उनको जहां अकेले देखा धर दबोचा धमकी देकर उनसे अपने मनमानी काम करवाना। मान लो जो वो होमवर्क उन्होंने नहीं बनाया है और दूसरे बच्चे जो पढ़ने में तेज हैं लेकिन सीधे साधे हैं तो उनको वो धमकी देकर, पीट कर, बुली करके वो उनकी कॉपी या उसे नकल करवाते हैं और अच्छा मार्क्स भी ले आते हैं, जबकि पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। उसके बाद वेपन्स, ये जब लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं, चाहे वो क्लासरूम में करें या घर पे करें, तो उस दौरान हो सकता है कि वो बैट उठा लें, बैट बल्ले से मारने लगें। कभी कभी वो आपको नाइफ उठा सकते हैं, फॉर्क उठा सकते हैं और उससे मारते हैं तो कई बार बहुत ही गंभीर स्थिति हो जाती है, कोई घायल हो सकता है गंभीर रूप से। तीसरा, फिजिकल क्रूएल टू एनिमल और चौथा, फिजिकल क्रूएल टू पीपल। चाहे वो छोटा जानवर हो, उसको वो क्रूएल्टी से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं या उसको इतना मारते हैं कि वो लंगड़ाने लगता है, या छोटे बच्चे हैं उनको वो पीटते हैं, अपने से कमज़ोर को पीटते हैं, तो वो फिजिकली क्रूएल्टी दिखाते हैं। ऐसा उन्हें बड़ा मज़ा आता है करके, जब क्रूएल्टी करते हैं और वो तड़पता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। छोटा बच्चा उनके सामने खेल रहा चल रहा तो उसको धक्का देके गिरा देंगे, जब वो रोने लगेगा तो मज़ा ले लेंगे। चूटी अच्छा खेलता है वो बच्चा के हाथ से खिलौना छीन लेंगे, रोने लगेगा बच्चा। तो ये सब तरह की चीज़ें उनमें बहुत कॉमन होती है। पांचवा हुआ स्टोलन विद कंट्रोल, यानी चोरी करते हैं। चोरी करते समय छुप के डर के नहीं करते हैं, सामने वाले को धमकी देते हुए छीनते हैं, लूट माने छीनना इसको हम कह सकते हैं। छठा हुआ फिजिकल फाइट, इनिशिएट माने फिजिकल फाइट की शुरुआत हमेशा वो खुद करते हैं और कभी भी उत्तेजना की स्थिति आई तो मारपीट या मुक्काबाजी करना वो शुरुआत हमेशा वही करते हैं और ऐसा करके वो एंजॉय करते हैं। उनको ऐसा लगता है अरे इतना दिन हो गया किसी को कूटे नहीं है, चलो उसको पीटते हैं, तो ये प्रवृत्ति उनमें होती है। इसके अलावा इनिशिएटिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़, एक जो दामिनी कांड हुआ तो उसमें भी देखा गया था, जो टीनेजर था उसने बहुत क्रूएल्टी के साथ उसके साथ रेप किया था, तो इस तरह की चीज़ें भी उनमें पाई जाती हैं। दूसरा हुआ डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, इसमें जो मोस्ट कॉमन है आग लगाना, चीज़ों को आग लगा देना। कहीं भी वो गुस्सा हुआ, कुछ भी हुआ, वो जहाँ गए, चाहे वो ज़रूरी सामान हो, कुछ भी हो, उसमें वो आग लगा देते हैं, तो कई बार ख़तरनाक सिचुएशन हो जाता है। और दूसरा है चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, ये भी बहुत ही कॉमन पाया जाता है उनमें। तो ये पहला में 7 हुआ, दूसरे में 2 हुआ। तीसरा डिसाइडफुलनेस और थेफ्ट, इसमें आपको हुआ हाउस, बिल्डिंग और कार, घर में घुसकर या गाड़ी में घुसकर तोड़ फोड़ मचाना। दूसरा हुआ कनिंग, किसी से चीज़ें लेने के लिए झूठ बोलना, ठगना, जो ठगी कहा जाता है, ठगते हैं। तीसरा हुआ स्टोलन विदाउट कन्फॉर्मेटिंग, चोरी तो कर ली पर सामने वाले के सामने पंगा नहीं लिया, चतुराई से चीज़ें लूट लेना या ठग लेना। चौथा जो ये तीसरे में हुआ 3 प्रकार, चौथा हुआ, चौथे में भी 3 प्रकार आया। चौथा क्या है? सीरियस वॉलेशन ऑफ रूल्स, नियम का उल्लंघन करना। इसमें आउट एट नाइट, 13 वर्ष से कम उम्र में रात में गायब हो जाना घर से या हॉस्टल में है जहाँ से भी। दूसरा हुआ रन अवे फ्रॉम होम ओवरनाइट, 13 साल से कम उम्र में ही 3-4 बार ऐसा भी हो सकता है कि वो रात में गए और रात भर आए ही नहीं, ये एक गंभीर स्थिति है। एंड थर्ड, रन अवे फ्रॉम स्कूल, 13 वर्ष से कम उम्र में कई बार स्कूल से गायब हो जाते हैं। पेरेंट्स सोच रहे हैं कि स्कूल में है, स्कूल वालों को पता ही नहीं कहाँ वो निकल जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें थी जिसमें टोटल 15 लक्षण हैं। 15 में से 1 साल तक कम से कम 3 सिम्टम का होना ज़रूरी है इसके डायग्नोसिस के लिए, और 6 महीने तक कम से कम 1 अगर है लगातार तो उसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, एज का इसमें है कि उम्र जो है वो 13 वर्ष या उससे कम होने चाहिए, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करता है कि इस बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर है। ऐसा अक्सर अगर आप टीचर हैं तो आपको क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको फेस करना होता होगा। पेरेंट टीचर मीटिंग में आप पेरेंट्स को बुलाते भी होंगे
ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर लोग इसमें अक्सर ये समझता है कि ये बच्चे का कोई मानसिक समस्या, वो नहीं समझते हैं। समझते हैं बच्चे बदमाश हो गए हैं, बदतमीज हो गए हैं। तो चाहे वो स्कूल हो या घर हो, पेरेंट्स हो या टीचर हो, उसको पनिश करते हैं। पनिशमेंट से समस्या कभी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पनिशमेंट वाली स्थिति नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा ये जो मैंने सिम्टम्स बताए, फर्दर स्पेसिफाइड सिम्टम 4 होते हैं, जिसमें 2 का होना चाहिए। जैसे लैक ऑफ रिमोर्स, यानी गलती को मानने को तैयार ही नहीं होते कि उन्होंने कोई गलती की है। केयरलेसनेस ऑफ एम्पैथी, एम्पैथी के प्रति भी वो एकदम केयरलेस रहते हैं। दूसरों की बात, मतलब उनके इस बिहेवियर से उन्होंने ये चीज़ किया, उसके परिवार की भावनाओं को ठेस लगा, उनके पिता की इज्जत चली गई, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उनको जो करना है वो करेंगे, किसी का उससे कुछ भी बिगड़े उनको इसका कोई ख्याल नहीं होता है। और तीसरा, शैलो और डेफिशिएंट अफेक्ट, यानी बात करें, अच्छा ठीक है भाई हम नहीं करेंगे, लेकिन वो बात सिर्फ ऊपर से कहते हैं, दिल से नहीं करते हैं कि सच में उनको गिल्ट फील हुई है या वो सुधरना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बस यूं ही बोल दिया। और अनकंसर्न अबाउट परफॉर्मेंस, लगातार उनका क्लास में, स्कूल में या जहाँ भी वर्क परफॉर्मेंस कर रहे हैं ख़राब हो रहा है, इसके लिए बिल्कुल केयरलेस होते हैं। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर अगर है तो इसे स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर समय रहते अगर कंडक्ट डिसऑर्डर को गंभीरता से नहीं लिया जाए तो ऐसे ही बच्चे क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। आगे चलकर 18 साल के बाद ये सिम्टम्स जो होते हैं तो उसमें 40% बच्चे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। और कई बार बड़े बड़े क्राइम के पीछे ऐसे ही बच्चों का हाथ होता है। तो पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, इस तरह के सिम्टम्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर समय रहते हुए ट्रीटमेंट किया जाए तो काफ़ी हद तक इसमें सुधार किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के पहले मैं कारण विज्ञान पर चर्चा करूंगी। अगर कारण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई कारण हो सकते हैं। उसका बायोलॉजिकल या हेरिडिटरी कारण हो सकता है, यानी फैमिली में अगर किसी को है तो संभावनाएं हैं बच्चे को हो जाए। और इसके अलावा भी कई कारण हैं, जैसे अगर जिस बच्चे को बचपन में फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ किया गया होता है तो उस बच्चे में ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है कि जो तकलीफ़ उसे हुई है वो दूसरों को देना चाहता है। उसके बाद अनहेल्दी रिलेशनशिप मदर फादर का है। उनके माता पिता का आपस में संबंध बहुत ही अनहेल्दी है। पिता बहुत क्रुएल्टी से माता के साथ बिहेव कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, बहुत ही क्रुएल्टी कर रहा है। ऐसे कंडीशन में भी जिस बच्चे की परवरिश होती है तो उसमें भविष्य में जाकर इस तरह की समस्याएं होने की संभावनाएं होती है। या हिंसक माहौल में वो पल रहा है, बढ़ रहा है, जहाँ भी उसकी परवरिश हो रही है, घर आसपास अड़ोस पड़ोस में हिंसा का माहौल है, दबा के रखा जाता है, हर छोटी छोटी बातों पर मार पीट और हिंसा होती है, तो चाहे अनचाहे इस माहौल का बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और भविष्य में जाके उसमें इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा कई बार पेरेंटिंग जो है वो सही नहीं होती है। जैसे माता पिता, बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे कुछ भी गड़बड़ करते हैं, मार दो, पीट दो, दबा दो। वो बच्चे किस प्रॉब्लम में आकर कर रहे हैं, क्यों वो गुस्सा कर रहे हैं, क्यों वो चिड़चिड़े हो गए हैं, इतना उनके पास वक्त नहीं होता है कि बच्चों से कारण जानने की कोशिश करें, उनसे बातचीत करें। वो हर सवाल का जवाब पिटाई से, थप्पड़ से देते हैं कि बहुत बदमाश हो गया, पीट दो, मार दो, खाना नहीं दो, नंगा खड़ा कर दो। तो ये सब तरह की जो उनके साथ वो क्रुएल्टी वाली जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो ऐसे बच्चों में भी इस तरह के विकार के शिकार होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसके कारण पर, किस कारण से ये समस्या हुई है उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट को भी चेंज किया जा सकता है। इसमें साइकोथेरेपी और मेडिसिन दोनों की भूमिका है। अगर कई बार होता है कि कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ साथ कुछ और भी मेंटल प्रॉब्लम एसोसिएट हो सकते हैं, जैसे ADHD या बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, तो उस अगर साथ में कुछ और भी समस्याएं हैं तो उसमें मेडिसिन की भूमिका होती है। लेकिन अगर सिर्फ यही है और इसका कारण साइकोलॉजिकल है और माहौल का नकारात्मकता है तो इसमें CBT काफ़ी हद तक काम करता है। वो आपको सही दिशा में कैसे आपको अपने जो भी आप बिहेवियर कर रहे हो, एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हो, आप अपनी बात को किस तरीके से
बिना एग्रेशन के एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने बिहेवियर को बिना एग्रेशन के कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो ये सिखाया जाता है। आपके इमोशन को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। आपके फैमिली थेरेपी देखिए, आपके पेरेंटिंग में अगर दोष है, फैमिली मेम्बर्स को भी बताया जाता है कि किस तरीके से घर के माहौल को सुकून वाला बनाकर, किस तरह से बच्चों पे भरोसा कर कर, किस तरह से बच्चों के अंदर के विद्रोह को कम करके उसके क्रिएटिविटी को डेवलप किया जाए। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के द्वारा उनमें सकारात्मकता को लाकर चेंज किया जा सकता है और समस्या का जड़ से समाधान किया जा सकता है। आपको इस तरह के वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।